इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एलडीसी एग्जाम के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट 2-3 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। अब विभाग द्वारा इसकी डीवी करवाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दस्तावेज सत्यापन के समय जब आपका अगर जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको शपथ पत्र के दिखाना होगा, जिससे आपका काम चल सकता है। और वो शपथ पत्र आप मैक्सिमम 3 साल तक दिखा सकते हो। तो उस शपथ पत्र का प्रारूप के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, और इसके अलावा आपका जो हैंड रिटन नमूना है उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उसमें क्या लिखना चाहिए। और इसके अलावा एक और आपको प्रारूप बताऊंगा मैं आपको, और ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और एक आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो सभी प्रमाणिकता के संबंध में आपको एक शपथ पत्र लिखवाना होता है। ये सभी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी, कैसे फिल करनी है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा स्क्रूटिनी फॉर्म का जब भी लिंक एक्टिव होगा, फिलहाल मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको स्क्रूटिनी फॉर्म जब भी लिंक एक्टिव होगा वो कैसे फिल करना है। बाकी स्क्रूटिनी फॉर्म तो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से ही फिल करना होगा, और उसी में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, लेकिन उसमें कैसे भरना है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एलडीसी एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो अपडेट बोर्ड से आए या विभाग से आए। क्योंकि अब काम आपका दो बच गया है। एक तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट आपका रिजल्ट आया है उसकी टाइपिंग सीट का रिजल्ट आना बाकी है, यानी कि टाइपिंग सीट आप अपनी देखना चाहते हो तो उसका जब भी लिंक एक्टिव होगा बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा, आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और दूसरी डीवी को लेकर, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम विभाग का है। अब ये विभाग पे डिपेंड करता है कि विभाग इसमें 1.5 गुना स्टूडेंट को लेंगे या 2 गुना कैंडिडेट को लेंगे, कब लेंगे, डीवी शेड्यूल कब तक जारी करेंगे, स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, ये जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए जिन भी स्टूडेंट को एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है तो उन स्टूडेंट से यही कहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपके जाति प्रमाण पत्र के बारे में बता देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एमबीसी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हो और आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चलवा सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 3 साल तक चलवा सकते हैं। अगर 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है तब आपको नया बनवाना होगा। तो शपथ पत्र का प्रारूप आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये प्रारूप आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा तो उससे पहले विभाग द्वारा जब नोटिस जारी किया जाएगा तब विभाग जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहां पर भी सभी को प्रारूप सेंड कर देता है। बाकी भर्ती परीक्षाओं में तो विभाग करता है, तो इसमें भी कर देगा। तो उसमें शपथ पत्र में आपको क्या लिखना होगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका शपथ पत्र है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बोर्ड की वेबसाइट पर भी कैंडिडेट कॉर्नर में जाके आप देखोगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र है, जिसमें सबसे पहले मैं के बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद जो भी आप पुत्री हो या पुत्र हो उस पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद आपके पिता का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपका स्थान लिखना होगा। उसके बाद आपको जाति लिखना होगा, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद आप जिस जाति से वो आपको जाति लिखनी होगी, और वो आपकी जाति कौन सी कैटेगरी में आती है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। यानी कि वो अगर आपका ओबीसी में आती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग लिखोगे, एमबीसी में आती है तो अति पिछड़ा वर्ग लिखोगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हो तो ईडब्ल्यूएस लिखोगे। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए शपथ पत्र नहीं होता है, क्योंकि उनका एक बार ही जो बनता है सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र का वो जीवन भर वैलिड माना जाता है। ओबीसी कैटेगरी हुई, एमबीसी कैटेगरी हुई है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, इन्हें बार बार बनवाना पड़ता है या फिर इन्हें वापस से अपडेट करना पड़ता है। आगे लिखा हुआ है जैसे कि मैं जो भी आपकी कैटेगरी है, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी आपकी है, एमबीसी कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी हो, जो भी है उस पर आपको टिक करना होगा। फिर मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र इस दिनांक को जारी हुआ था, यानी कि जिस डेट में आपका प्रमाण पत्र बना हुआ है जो अभी आपके पास है वो डेट आपको लिखनी होगी। इसके बाद मैं इस दिनांक तक अन्य पिछड़ा वर्ग, अब किस दिनांक तक ये आपका जब डीवी शेड्यूल जारी होगा उसमें भी बता दिया जाएगा। बाकी देखा जाए तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि थी उससे पहले तक का आपका होना चाहिए। तो उस तिथि तक जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे वो आप
ओबीसी से हो या एमबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से, वहाँ से पे आपको टिक कर देना है और उसमें आप आता हूँ या आती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ हस्ताक्षर करने हैं और नीचे सत्यापन में भी आपको अपना नाम लिखना है। शपथ ग्रहीता सत्यापित करता हूं कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया है वो सही और सत्य है। शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त जानकारी सही है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी और मेरा चयन निरस्त किया जाएगा। उसके बाद यहाँ और एक और सिग्नेचर करना होगा। तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र को लेकर इस तरह से फॉर्मेट है शपथ पत्र का, जो कि आपने देखा होगा, जो कि बिना नोटेरी से सत्यापित किया जाता है। अब ये एक आपका एक और शपथ पत्र है, ये भी बिना नोटेरी स्व प्रमाणित है। इसमें आप देख सकते हैं, स्टूडेंट इस प्रारूप का प्रिंट लेकर नमूना वाक्य को स्वयं के हस्तलिपि में लिखकर हस्ताक्षर करें और प्रतिरक्षा फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती। अब यहाँ पर आपको भर्ती का लिखना होगा, जैसे कि एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए आप कर रहे हो तो एलडीसी एग्जाम का भर्ती का पूरा नाम लिखना होगा। मैं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुआ हूँ। बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए वाक्य मेरे द्वारा अपने हस्तलिपि में स्वयं लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यक पड़ने पर बोर्ड द्वारा मेरी हस्तलिपि के इस नमूने को उपयोग किए जाने हेतु मैं सहमत हूँ। अब आपका जो ऊपर लिखा हुआ है ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होगी हिंदी में, जैसे कि मैं लिखना होगा, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको श्री आपके पिता का नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे, उसके बाद आपके अपने एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे। और शपथपूर्वक ये घोषणा करता हूँ आपके भर्ती का नाम एलडीसी है तो एलडीसी के लिखना होगा। निर्धारित सभी पात्रता को पूरी करता हूँ। अब अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप SSO ID लॉगिन कीजिए, वहाँ पर आप माई रिक्रूटमेंट में जाइए, एलडीसी एग्जाम का ऑप्शन देखिए, उसके सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना और आपके सामने एप्लीकेशन नंबर है वो ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको साइन करना होगा और यही चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखनी होगी, जैसे कि ऊपर दे रखा है वो सेम चीज़ आपको नीचे इंग्लिश में भी लिखने होंगे। आपको अपना नाम लिखना होगा, फादर्स नेम लिखना होगा, रोल नंबर लिखने होंगे, एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा और एग्जाम रिक्रूटमेंट एग्जाम का नाम लिखना होगा। इसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर करना है। तो ये आपका हस्तलिपि नमूना वाला था। एक होता है जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प 10 रुपये का नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। यह शपथ पत्र इसलिए होता है कि भर्ती में पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी सही है, इसको लेकर एक शपथ पत्र होता है, जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मैं स्टूडेंट का नाम, पुत्र, पिता का नाम शपथपूर्वक घोषणा करता हूं। मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती का नाम या एलडीसी के लिए कर रहे हो तो एलडीसी का नाम मैं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया हूं। उक्त भर्ती में आपके रोल नंबर लिखने होते हैं यहाँ, और यहाँ आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेज वेद और विधि मान्य हैं, कूट रचित नहीं है। मेरे द्वारा कोई तथ्य या दस्तावेज छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूट रचित पाया जाता है तो बोर्ड को मेरी अभ्यर्थना रद्द करने का और विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए सहमति प्रदान करता हूं। और यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। उसके बाद सत्यापन के बाद यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करने होंगे। तो ये 2-3 फॉर्मेट थे जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आपको देखना है तो बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ कैंडिडेट कॉर्नर लिखिए और वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये स्क्रूटिनी फॉर्म का जो प्रिंट दिखाई दे रहा है अभी आपको स्क्रीन पर, ये भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। तो वहाँ आपको मैं संलग्न सूची दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से होगी। जो जो चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा और भी कौन से चाहिए वो तब विभाग द्वारा आपका नोटिस जारी किया जाएगा, डीवी का शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखे होंगे। मैं फिलहाल आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। फिर चाहे वो विभाग द्वारा डीवी कब शुरू कर रहे हैं, डीवी में कितने गुना स्टूडेंट को लेंगे, डीवी शेड्यूल कब जारी करेंगे, उसके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म कब शुरू करेंगे, ये सभी अपडेट जैसे जैसे आएंगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, अंक पत्र आपको बताना होगा 10th और 12th का, और प्रमाण पत्र जिनके एक ही है तो उनको एक ही ले जाना होता है, और जिनके अलग अलग है तो उन्हें फिर वो दोनों लेके जाने। सभी ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनके फोटोकॉपी भी लेके जानी होती है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी 12th, 10th 12th और ग्रेजुएशन के अंक पत्र, प्रमाण पत्र यहाँ तक हो चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डिग्री भी आपको लेके जानी है। अब ये 12th के आधार पर है, यानी कि एलडीसी एग्जाम 12th लेवल की थी तो ग्रेजुएशन ले जाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन की डिटेल लिखी है तो आप ले जाइए। इसके बाद आपको अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ तो ज़रूरत नहीं होती है, जिन भर्तियों में अनुभव प्रमाण पत्र होती है उसके लिए चाहिए होता है।
बाकी मूल निवास प्रमाण पत्र और टीएसपी के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, बाकी जाति प्रमाण पत्र लेके जाने होते हैं और अन्य प्रमाण पत्र लेके जाने होते हैं। और भी जो अन्य प्रमाण पत्र जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में जिन्होंने मेरिट लिखा है या फिर कोई स्पोर्ट्स कोटे से है या फिर कोई विकलांग है, तो जो भी जिसके पास जो प्रमाण पत्र होता है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन फिल करते समय जो जो डाटा लिखा है, उन सब के प्रमाण पत्र उन्हें दिखाने होंगे, वो भी ओरिजिनल। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपको कि स्क्रूटिनी फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना होगा। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दिखा रहा हूँ। बाकी आपके जब लिंक एक्टिव होगा तब आपको एसएसओ आईडी में भरना होता है। एसएसओ आईडी में क्या करना होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होती है। उसके बाद माई रिक्रूटमेंट में जाओगे। जब माई रिक्रूटमेंट में आप जाओगे तो वहाँ आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि अलग अलग गेट एडमिट कार्ड का, गेट ओएमआर शीट का। तो वहीं पर आपको एक डिटेल स्क्रूटिनी फॉर्म का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिटेल कम स्क्रूटिनी फॉर्म। उस पर आप जब क्लिक करोगे तो एलडीसी का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। ये लिंक जब एक्टिव होगा तभी आएगा, अभी आप कोशिश मत करिए क्योंकि अभी आपका नहीं आने वाला है। जब उसमें आप फिल करोगे तो कुछ इस तरह से आपको भी फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है स्क्रूटिनी फॉर्म में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके रोल नंबर लिखने होंगे, आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे, मेरिट क्रमांक लिखने होते हैं, विज्ञापन संख्या कौन सा है, पद कोड, पद का नाम क्या है, विभाग का नाम क्या है, इसके अलावा आप कौन सी कैटेगरी से है वो लिखना होता है, मूल निवास स्थान आपका राज्य, जिला, तहसील, जन्म स्थान आपका लिखना होता है। इसके अलावा यहाँ पर जिसने भी जो कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय लिखे है वो सभी लिखने होती है। आवेदक का पूरा नाम लिखना होता है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, यानी कि स्टूडेंट को अपना अपना नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। पिता का नाम लिखना होता है, माता का नाम लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, डेट ऑफ बर्थ की आयु, वर्ष, माह, दिन में लिखने होते हैं, नागरिकता लिखनी होती है, आपका धर्म कौन सा वो लिखना होता है, वैवाहिक स्थिति आपने कौन सी है, वैवाहिक स्थिति है तो विवाहित है अविवाहित है वहाँ पर आपको वो लिखना होता है जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया, वही डिटेल आपको लिखनी होती है। अगर विवाहित है तो विवाहित होने की स्थिति में आपको पति या पत्नी का नाम, विवाह तिथि, विवाह स्थान, पंजीकरण नंबर, पंजीयन स्थान, पंजीयन अधिकारी, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। बाकी संतान निवारण की भी डिटेल देखनी आपको देनी होती है और इसका भी आपको प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में आपको सभी चीज़ें लिखनी है जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी, यानी कि 10th की, 12th की, अगर ग्रेजुएशन की फिल की है तो वो भी दिखानी होगी। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपने डिग्री लिखी थी एप्लीकेशन फॉर्म में वो भी आपको फिल करनी होगी। उसमें आपको सब चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होते हैं। प्राप्तांकों का प्रतिशत भी लिखना होता है, कुल अंक भी लिखना होता है, कौन सा ग्रेड मिला है, किस वर्ष में पास किया है, कोर्स की अवधि, वो सभी चीज़ डिटेल जो जो आपसे पूछी जाएगी वो आपको लिखनी होगी। अब किसी किसी में जैसे कि मेडिकल वालों में होता है रजिस्ट्रेशन विवरण, ये रजिस्ट्रेशन आरएनसी सर्टिफिकेट, ये तो मेडिकल वालों के लिए, जबकि यहाँ पर ये जो प्रारूप दिखाया है ये सभी भर्तियों को लेकर ही बताया गया है, स्पेशल कोई एलडीसी के लिए नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपके जब एसएसओ आईडी का लिंक एक्टिव होगा तब आपको बता दिया जाएगा, जो जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई है वो उस तरह से आपको फिल करनी है। तो ये चीज़ मैंने आपसे आज बात की थी, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रमाण पत्र के संबंध में आपको मैं कुछ बताऊंगा किस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। जाति प्रमाण पत्र खासकर, यानी कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका प्रमाण पत्र 2 साल पुराना हो जाता है और फिर वो सोचते हैं कि अब नया बनाए या नहीं बनाए। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या फिर एमबीसी कैटेगरी से हो और आपका सर्टिफिकेट को 2 साल हो चुके हैं तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चलवा सकते हैं और शपथ पत्र के माध्यम से भी मैक्सिमम 3 साल तक काम चलवा सकते हैं। कितने साल तक? 3 साल तक। और एक इम्पोर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई हमें टाइपिंग टेस्ट की सीट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली एलडीसी एग्ज़ाम को भी ले लो या फिर इस बार जो सूचना सहायक भर्ती हुई थी उसकी भी ले लो, उसमें भी टाइपिंग हुई थी, टाइपिंग के बाद टाइपिंग सीट देखने को मिली थी स्टूडेंट को, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें भी एक टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि वो या तो 10 दिन या 14 दिन का, इतना दिन का टाइम देते हैं, बोर्ड द्वारा दिया जाता है, लिंक एक्टिव किया जाता है, उसके बाद लिंक है वो डीएक्टिव कर दिया जाएगा और वो जब भी दिया जाएगा टाइम या लिंक जब भी एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है शपथ पत्र में कि आप जिस भी कैटेगरी से हो, यानी कि चाहे वो आप ओबीसी से हो या एमबीसी से हो या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में हो, तो वहाँ पर ही आपको टिक करना होगा, आप किसी अन्य कैटेगरी पर टिक ना कर लें, ये आपके प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देख कर ये फॉर्मेट फिल करना होगा। अब ये फॉर्मेट प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है, RSMSSB बोर्ड की वेबसाइट पर, वहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर का,
कैंडिडेट कॉर्नर में जब जाओगे तो वहाँ सभी आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। स्क्रूटिनी फॉर्म का भी फॉर्मेट देख लीजिए कि किस तरह से जब लिंक एक्टिव होगा आपको स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना होगा, उसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट वहाँ आपको अवेलेबल है। इसके अलावा आपका हस्तलिपि नमूने का भी फॉर्मेट अवेलेबल है, और जो जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो सभी सही है, इसको लेकर भी आपका फॉर्मेट वहाँ पर अवेलेबल है। अब बात आती है पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर, छोटी अपडेट दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर जिन भी स्टूडेंट ने पशु परिचर का एग्ज़ाम दिया है और जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो रिजल्ट है, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि जो रिजल्ट है वो 31 मार्च के बाद और 3 अप्रैल के मध्य जारी करने का प्लान किया जा रहा है, कोशिश रही तो, नहीं तो बाकी और भी आगे बढ़ सकता है। इन्होंने अभी तक ये फिक्स नहीं कहा है कि इसके बीच ही हम जारी करेंगे, वो कह रहे संभव हुआ था। रिजल्ट लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी बहुत एग्ज़ाम भी हुए थे, जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर के भी अलग अलग ट्रेड के हुए थे, JN के भी हुए थे, खनिज के भी एग्ज़ाम हुए थे, खनिज में भी अलग ट्रेड के एग्ज़ाम हुए थे। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा LDC टाइपिंग का भी रिजल्ट है, उसका भी एग्ज़ाम हुआ, स्टेनो का भी अभी एग्ज़ाम टाइपिंग होना है। तो इन सभी में काम में बिजी है बोर्ड, तो एक साथ इतने सारे काम आए हुए हैं, इस वजह से रिजल्ट में थोड़ी देरी हो रही है। बाकी रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन भी आपके होंगे। पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस वही रहेगा जो कि आपके CT ग्रेजुएशन और CT 12th में हुआ था। अब जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे। क्योंकि आपने देखा होगा CT 12th और CT ग्रेजुएशन में भी जब रिजल्ट आया था तब ये आपको नहीं बताया जाता है कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े या कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे, वो आपको खुद को निकालना होता है। आपको कब पता चलता है? जब आपके मार्क्स जारी होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई हमारे मार्क्स इतने आए, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने हुए, तो हमारी शिफ्ट में इतने नंबर बढ़े हैं या इतने नंबर कम हुए। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि आपकी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं और कितने नंबर कम हुए। जिस तरह से CT ग्रेजुएशन और 12th में मैंने बताया था, जब मार्क्स जारी हुए थे तब ठीक वही जो मैंने बताया था वही हुआ था। उसी तरह आपको पशु परिचर का भी जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं और कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे हैं। बाकी और भी पशु परिचर भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी दें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 499 पदों में भर्ती होगी, वो भी भर्ती हो चुकी है। कौन सी कैटेगरी में कितने पदों में भर्ती हुई है, पर सीट कितना कंपटीशन है, इस पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो, अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देख लीजिए। बाकी बहुत स्टूडेंट बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, महिला प्रवेशक और महिला आंगनवाड़ी इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की ज्वाइनिंग को लेकर। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। महिला प्रवेशक और महिला आंगनवाड़ी की अपडेट जैसे ही आएगी ज्वाइनिंग को लेकर आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और इसी तरह महिला अधिकारिता के बारे में भी कोई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा, फिर चाहे वो आपकी कोई भी भर्ती परीक्षा हो, स्टेनोग्राफ का हो या LDC हो या पटवारी हो या वीडियो हो या महिला प्रवेशक हो, महिला अधिकारिता हो, महिला आंगनवाड़ी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, जो आप हस्तलिपि नमूना लिख रहे हो इसमें आपको हिंदी की जगह हिंदी में ही लिखना होगा, और जहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ वहाँ आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। लेकिन सिग्नेचर आपको दोनों साइड वही करना है जो नॉर्मली आप डॉक्यूमेंट में करते हो, दोनों साइड आपको वही सिग्नेचर करना है। बाकी इंग्लिश में जैसे कि आप लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर नेम ऑफ कैंडिडेट, वहाँ आपको अपना नाम लिखना होता है। फादर्स नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा। रोल नंबर के बाद खाली स्थान है, वहाँ आपको रोल नंबर लिखना होगा। एप्लीकेशन नंबर के बाद खाली स्थान है, वहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा। इस तरह से लास्ट में नेम ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर एडवर्टाइजमेंट। अब आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट में भर्ती का नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। और ये आपका जो नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए, जो कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो सभी सही डॉक्यूमेंट हैं। अगर कूट रचित पाए जाते हैं या फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र भी लिखवाया जाता है, तो उसका भी फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।